अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम की उर्दू की क्लास। और आज हम माह अप्रैल के पहले हफ्ते का सिलेबस देखिए। आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम क़वाइद और मरासिला निगारी पढ़ने जा रहे हैं। जी जनाब, आज हम क़वाइद में पढ़ेंगे मुहावरा और मरासिला निगारी में हम एक ख़त तहरीर करेंगे। जी तो आइए सबसे पहले हम ख़त की जानिब चलते हैं। और ये ख़त आप लिख रहे हैं अपने छोटे भाई के नाम। जी, अपने छोटे भाई के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें उसे, क्योंकि आप बड़े भाई या बड़ी बहन है ना, जिसमें उसे वालिदैन की इज्जत और एहतराम के बारे में ताकीद कीजिए। ठीक है बेटा, क्या है हमारा आज का सवाल? अपने छोटे भाई के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें उसे वालिदैन की इज्जत और एहतराम के लिए ताकीद कीजिए। अब इसका खुदा न खास्ता ये मकसद नहीं है कि आपका छोटा भाई शायद वालिदैन की इज्जत नहीं करता। नहीं बेटा, जब हम उर्दू ज़बान पढ़ते हैं, उसके इसलूब को समझते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं कि जिनसे हम सीखते हैं कि हमें ताकीदी बात कब करनी है, तमहीदी बात कब करनी है, मरासिला निगारी क्या करनी है। तो इसी मश्क का ये सिलसिला है कि हमने अपने छोटे भाई के नाम खत लिखना है। आप माशाल्लाह से जमात हफ्तुम के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि खत कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपका पता आता है। अब आपका पता वो नहीं होता कि जो क्लास 5 तक आप कर रहे थे। अब यहाँ आप सिर्फ लिखते हैं इस तरफ कमराए इम्तिहान। ठीक है, उसके बाद आप तारीख डालते हैं और अलकाब व आदाब की जानिब आ जाते हैं। अलकाब व आदाब का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? सवाल से होता है। जी क्यों? क्योंकि जिस तरह का सवाल वैसा ही जवाब। आपको किसको मुखातिब करना है? छोटे भाई को मुखातिब करना है, लिहाजा आपने लिखना है अपने छोटे भाई का नाम या आप उसको जो भी कहते हैं। उसके बाद आप उसको सलाम भी कर सकते हैं, दुआ भी दे सकते हैं, सदा खुश रहो या अस्सलाम वालेकुम, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तमहीदी पैराग्राफ की जानिब। इब्तिदाइया या तमहीदी पैराग्राफ क्या है कि जब हम खत की इब्तिदा करते हैं बेटा तो खैरियत बताते हैं और खैरियत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि खत को निस्फ मुलाकात कहा गया है, आधी मुलाकात कहा गया है। हम आपस में भी जब मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं ना, तो लिहाजा हम यहाँ पे भी आप तो अपनी खैरियत बताते हैं या खैरियत को पूछा जाता है। अब यहाँ छोटे भाई को आपने खत लिखा है। अब खत एक कमरे से दूसरे कमरे में तो नहीं लिखा जाता बेटा। खत लिखने का मकसद क्या होता है या उसका कहना चाहिए वजह क्या होती है कि आप उससे फासले पर हैं, दूर है। हो सकता है आप पढ़ाई के सिलसिले में कहीं गए हुए हों, हो सकता है छोटा भाई कहीं रह रहा हो किसी के पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन आपने उससे रब्ता करना है और खत के जरिए रब्ता करना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसको बताएंगे मैं खैरियत से हूँ बेटा और तुम भी यकीनन खैरियत से होगे। ठीक है, अब आ जाइए आप नफ्से मजमून। नफ्से मजमून क्या होता है बेटा? नफ्से मजमून वो खास जवाब होता है जिसका सवाल पूछा जाता है। और सवाल क्या पूछा गया है कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम के बारे में ताकीद करें। ठीक है, अब आप अपने भाई को, छोटे भाई बहैसियत बड़ी बहन या बहैसियत बड़े भाई समझाएंगे प्यार और मोहब्बत से और बताएंगे कि देखो दुनिया में अनमोल नेमत वालिदैन ही है। माँ को अगर जन्नत माँ के कदमों तले कह दी गई है, जन्नत का रास्ता कह दिया गया है, तो बाप को जन्नत का दरवाजा कह दिया गया है। अब जन्नत मिलती कैसे है? जन्नत मिलती ऐसे है कि अगर आप माँ की खिदमत करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उनके बताए हुए नेकी के और सीधे रास्ते पर चलेंगे, तो अल्लाह पाक आपके इन तमाम अमाल को देखते हुए माँ की खिदमत के सिले में
मोहब्बत के सिले में और इज्जत और एहतराम के सिले में आपको जन्नत का हकदार बना देंगे। ठीक है। इसी तरह आपके जो वालिद मोहतरम हैं, आपके लिए वो कमाते हैं, धूप हो सर्दी हो मौसम की सख्तियां झेलते हैं बेटा, है ना। अब वो बात तो हम कर ही नहीं रहे कि जब हम छोटी क्लासेस में तो हम बताते थे कि जब आप पैदा हुए माँ बाप ने आपको पाला, आप बोल भी नहीं सकते थे। अब आप उससे और आगे आ गए, अब आप सोचने और समझने की सलाहियतें रखते हैं, शऊर रखते हैं। आप सोचिए, देखिए अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुखलिस और मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं? वालिदैन होते हैं, जो न सिर्फ आपकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं बल्कि खुद शायद आधा पेट खाते हैं लेकिन अपनी औलाद को पूरे निवाले वो देते हैं, है ना। आपकी खुशी के लिए, आपके लिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसे वालिदैन जब आपके पास है, अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे दिए हैं, तो अब आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करना। यही बातें आपने अपने छोटे भाई को नसीहत के तौर पे बतानी है, आपने उनको समझाना है। और आप इस समझाने वाली बात को इस तरह भी कर सकते हैं कि अम्मी का खत मिला या बड़ी बहन का खत मिला और उसके जरिए मुझे ये आगाही हुई कि तुम वालिदैन की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम अम्मी की बात नहीं सुनते, या तुम अब्बू का कहना नहीं मानते, या तुम कुछ चीज ऐसी करते हो जो अम्मी अब्बू ने मना किया है। तो ऐसे बात करने से, ऐसा फेल करने से बाज आ जाओ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मेरी वालिदैन की दुआओं की बदौलत है। और अगर तुम भी उनकी खिदमत करोगे, मोहब्बत करोगे, इताअत करोगे, एहतराम करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी किसी न किसी मुकाम पे तरक्की देके जरूर पहुंचाएंगे, है ना। इन सारी बातों के जरिए आप नसीहतें कीजिए और अपने भाई को इस बात पे आमादा कीजिए कि वो आपके जैसे कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, वो भी अपने वालिदैन की इज्जत करें। और जो छोटी मोटी शिकायतें पैदा हो रही हैं वालिदैन को, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और एक फर्मा बरदार, सुलझा हुआ और नेक बच्चा बन जाए। ठीक है बेटा। अब इस बात को अपने मुख्तलिफ तरीकों पे, अपने अंदाज पे, अपने भाई से आपकी दोस्ती कैसी है, आप अपने भाई से किस तरह बात करते हैं, इस सारे नफ्से मजमून में तहरीर कीजिए। इस नफ्से मजमून के एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये चीज़ किस चीज़ पर मुनहसिर है? जितनी आपके पास ज़रियाए गुफ्तगू के लिए अल्फाज हैं, जितना आपके पास सोचने और समझने की सलाहियत है, जितना ज़ख़ीरे अल्फाज आपके पास अच्छा होगा, उतना बेहतरीन आप नफ्से मजमून तैयार कर सकते हैं। अब आ जाइए इख्तितामिया। इख्तितामिया हमेशा नसीहत का भी पुरुम्मीद होता है कि बेटा मैंने तुम्हें जो बातें बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन पर अमल करोगे और मेरी नसीहतों का बुरा नहीं मानोगे, और आइंदा मुझे कोई शिकायत ऐसी मौसूल नहीं होगी कि जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि वालिदैन को भी तकलीफ हो। अब मुझे इजाज़त दो इस उम्मीद के साथ, तुम्हारा बड़ा भाई, कि तुम यकीनन अपनी आदतों को बदलोगे। अब आ जाइए फ़कत आप किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं, किस चीज़ से मुंसलिक करते हैं? भाई, क्योंकि आप भाई को खत लिख रहे हैं, लिहाजा आप या तो उनके भाई होंगे या बहन होंगी, है ना। भाई या बहन, फ़कत तुम्हारा भाई या बहन, नाम आप नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी लेवल है, आप यहाँ पर भी अलिफ बे और जीम लिख दीजिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने खत नसीहतों भरा तहरीर किया अपने भाई के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जब आप लोग अपनी कॉपीज भिजवाएंगे और हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि आप हमारे मकसद को किस हद तक समझ गए। आइए अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं, जो कि है क़वाइद। और क़वाइद में हम पढ़ने जा रहे हैं आज मुहावरा। मुहावरा बेटा, लुगत की रो से मुहावरा दरअसल हमारी आम बातचीत में कुछ ऐसे अल्फाज का शामिल करना कि जिससे हमारी गुफ्तगू में दिलचस्पी का अंसर बढ़ जाए। ठीक है। उसके जो ज़ाहिरी मायने होते हैं, जो लफ्ज़ी मायने होते हैं, उसका बात से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मुहावरा अपने अलग मायने रखता है और आपकी बात के मकसद को पूरा करता है। मिसाल के तौर पे लाल पीला होना,
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لال کلر کے یا پیلے رنگ کے ہو گئے، بلکہ لال پیلا ہونا کا مطلب ہے کہ غصے میں آنا، ٹھیک ہے۔ اب محاورہ ہے کیا؟ دراصل محاورے کو ہم استعمال کرتے ہیں، محاورے کی اپنی کہنا چاہیے ایک حسن ہے، ایک شگفتگی ہے، ایک تازگی ہے۔ ہم روزمرہ کی گفتگو میں جب بات چیت کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں 2 منٹ میں آیا ہے نا، کہیں آپ نے یہ کہتے سنا میں 3.5 منٹ میں آیا، نہیں۔ تو روزمرہ گفتگو کیا ہے جو آپ تبدیل نہیں کرتے، اسی طرح محاورہ بھی ہم تبدیل نہیں کرتے۔ محاورہ اور روزمرہ کے علاوہ ہمارے پاس اور صنف بھی ہے جو کہ ضرب الامثال اور کہاوتیں ہیں۔ اب کہاوتیں کیا ہیں؟ کسی واقعے کے تناظر میں کسی بزرگ نے کوئی کہاوت کہہ دی اور اس میں پوری ایک کہانی یا قصہ سمو دیا گیا۔ ضرب الامثال کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اور محاورہ کیا ہے؟ بات میں برجستگی، شگفتگی اور اپنی بات کو طوالت سے بچانا محاورہ کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں مرکب اور مصدر دونوں ہوتا ہے۔ جی، مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دراصل بیٹا مرکب کہتے ہیں 2 الفاظ سے مل کر جب کوئی لفظ بنتا ہے نیا تو وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب کی بھی بہت قسمیں، لیکن ہم یہاں صرف محاورے کو آپ کو بتا رہے ہیں۔ مرکب کا مطلب 2 الفاظ، ایک سے زائد لفظ جب شامل ہوں کسی جملے میں تو مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ اور مصدر وہ فعل یا جملے ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں، اور ان کی پہچان ہمیشہ نہ ہوتی ہے، کھانا پینا، جانا، جلنا، جلوانا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو محاورے ہیں ان محاوروں میں پورا مقصد ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، باغ ہونا، چکما دینا، 9 2 11 ہونا۔ اب ویسے دیکھا جائے تو 9 اور 2 جمع کریں تو 11 بنتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی گفتگو میں اس محاورے کو شامل کرتے ہیں 9 2 11 ہونا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، کسی بات سے فرار حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب باغ ہونا، باغ کیا ہے؟ باغ جو باغات ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتے ہیں۔ اب باغ ہونا، ہمارا باغ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں نا، لیکن جب یہاں پر ہم گفتگو میں باغ ہونا کو شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا۔ اب چکما دینا کیا ہے؟ چکما دینا یعنی کسی کو دھوکہ دینا، کسی بات کو گھما پھرا کے بیان کرنا چکما دینا ہے۔ دل جلانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جسم سے دل نکالا اور اس کو آگ لگا دی، جی نہیں۔ دل جلانا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ناراض کرنا، ستانا یا تنگ کرنا۔ تو یہ ہوتے ہیں محاورے۔ محاورے کی شناخت کیا ہے کہ مرکب ہوتے ہیں، ایک لفظ کا محاورہ نہیں ہوتا، ایک یا ایک سے زائد الفاظ شامل ہوتے ہیں، اور مصدر شامل ہوتا ہے۔ مصدر وہ فعل ہے کہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس کی پہچان زیادہ تر نہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھی ہمارے محاورہ اور اس کی تعریف۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ کم از کم 5 محاورے اپنی مشق میں ضرور ڈھونڈ کے شامل کریں گے اپنی کتاب سے یا کسی لغت کی بک سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کی خاکے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔